कि जब किसी पहचान पे हमला होता है तो एक सवाल फिर हमको ये पूछना पड़ता है कि इस पहचान के लोगों को सियासी स्तर पर क्या आवाज़ उठाने की गुंजाइश, क्या वो स्पेस मुहैया है कि वो पॉलिटिकली अपनी बात रख सकें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरअसल जो अगर आप पिछले कई सालों को देखें, सिर्फ बीजेपी के दौर को नहीं, उससे पहले भी, तो जो निकल के आता है वो ये है कि मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए इस देश में, इस मुल्क में टॉलरेंस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के हर तरफ, राजनीतिक रेखाओं के इस तरफ उस तरफ बहुत तंग है। और वही वजह है कि बात यहाँ तक पहुँच जाती है। अगर मैं एक मिसाल लूँ तो आपको याद होगा, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी। वो ऑर्गेनाइजेशन बैन कर दी गई थी NDA 1 वाजपेयी जी के दौर में। उनका दौर ख़त्म हुआ, वो बैन एक्सपायर हुआ, तो कांग्रेस पार्टी ने फिर वो बैन रिन्यू किया। दिल्ली हाई कोर्ट में जैसे गीता मित्तल का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने जब वो बैन चैलेंज हुआ तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो ग्राउंड दैट आई कैन सी फॉर व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी बैंड। कि कोई, उन्होंने कहा ओपिनियंस बहुत सारी हैं कि हमारे ख्याल से ये और वो, लेकिन कोई ग्राउंड में नहीं देखती हूँ, कोई बुनियाद नहीं देखती हूँ जिसके बेसिस पे इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया है। तो उस पर UPA 1 ने फ़ौरन दौड़ के अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में सुबह उस ऑर्डर का स्टे लिया 2008 में। और 2008 से आज 2026 18 साल हो गए, उस केस की कोई फाइनल सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान कई ऐसे प्रोसिक्यूशंस हो गए कि आप इस बैंड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे या नहीं थे, वर यू नॉट अ मेंबर ऑफ दिस अनलॉफुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करके कई प्रोसिक्यूशंस हो गए जिसमें लोग कन्विक्ट हुए, जिन्होंने लोगों ने कई साल काटे। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों बैंड है, इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया कोर्ट द्वारा। तो इसलिए जो हम आज ये बेल और ना ग्रांट होना जो हम कोर्ट का फेलियर बता रहे हैं, आप दरअसल पीछे हट के देखिए तो वो फेलियर एक्चुअली जो ओमिशंस हैं वो बहुत पहले से शुरू होते हैं। कि जब वो स्पेस अटैक हुई तो उस पर जब कोर्ट ने, न्यायालय ने, अदालत ने कहा कि इस बैन का कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन एक मुस्लिम स्टूडेंट पॉलिटिकल वॉइस को एक स्टेज दे रही थी, और उसको क्यों बैन किया गया उस पर आज तक कोई रूलिंग नहीं है। और इसलिए जो सबा साहिबा ने सवाल पूछा कि शर्जील क्यों और उमर क्यों, तो मेरे ख्याल से उसका जवाब ये है क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं, मुस्लिम्स हैं, पॉलिटिकल हैं और लीडरशिप एस्पिरेशंस रखते हैं। ये चार चीज़ें एक साथ, उनके लिए टॉलरेंस जो है वो नहीं है, और उनके लिए पॉलिटिकल स्पेस इस मुल्क में नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स जो है, सियासत जो है वो दो तरह की है। बीजेपी की सियासत है जो कम्युनल है, जो एंटी माइनॉरिटी है, और कांग्रेस की सियासत है कि तुम चुप रहो, तुम्हारे लिए हम बोल रहे हैं ना। तो इसलिए ये तीसरी सियासत की कोई गुंजाइश मैं नहीं देखता हूँ, और वही आज वजह है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम आज इस सवाल पे हैं कि ये 6 साल इनके लिए कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गए। सवाल ये था कि इनको हमारी सियासत ने क्या स्पेस मुहैया कराया कि ये नौबत ना आती। जो सिमी के साथ हुआ वो आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ हो रहा है कि अब NDA सरकार ने 2002 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया है, और जब तक ये फैसला होगा कि ये बैन ठीक था या नहीं था और इसका UAPA के शेड्यूल में लाना सही था या नहीं था, कितने प्रोसिक्यूशन तो इस बिना पे हो जाएंगे कि आप उसके मेंबर थे या नहीं थे। तो इसलिए, और ये फेलियर, और मैंने अपने जो जिस मजमून का असल जिक्र कर रहे थे, मैंने उसमें यही लिखा है कि ये फेलियर दरअसल लिबरल डिस्कोर्स का भी है, कि हमको अपने आप से ये सवाल करना है कि हमने क्या मुस्लिम आइडेंटिटी, मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी को वो स्पेस मुहैया कराई है कि हम उसको एक एलाय के तौर पे देखें, या हमारा भी वही कांग्रेस पार्टी वाला रवैया है। और इसीलिए मैंने अपने मजमून में ये लिखा कि उमर और शर्जील में जो आप फ़र्क देखते हैं, न्यूयॉर्क का मेयर जो है शर्जील को तो कोई ख़त नहीं लिख रहा, ना शर्जील की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स मुस्लिम पॉलिटिक्स है, उसके नारे इस्लामी नारे हैं, उसके मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट के आप जुमे की नमाज के खुतबे का इस्तेमाल कीजिए कि जुमे की नमाज के खुतबे में
एक जब लोग इकट्ठा होते हैं तो फिर उनको जागरूक कराइए। जो उसने नारे लगाए, नारे तकबीर के और ला इलाहा के, वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए रिलेटेबल हैं, लेकिन वो उस पॉलिटिक्स के लिए लिबरल डिस्कोर्स में भी स्पेस नहीं है कि आप जब तक नहीं गंगा जमनी की बात कीजिए तब तक ठीक है, लेकिन ये कि आप उसके दायरे से बाहर जाएंगे तो फिर आप बीजेपी की बी टीम है। तो लिबरल डिस्कोर्स ने तो एआईएमआईएम जैसी पार्टी को भी अदर कर दिया कि नहीं, आप बीजेपी की बी टीम है। क्यों? क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स मुस्लिम पॉलिटिक्स है। तो ये हमको मैं वहीं से ख़त्म करूंगा जहां से मैंने शुरू किया था कि जब एक पहचान पे हमला है तो वो पहचान अपनी आवाज़ उस पहचान के अल्फाज में उठाएगी और वो हम सबको एक्सेप्ट करना होगा और उसको स्पेस देनी होगी लिबरल डिस्कोर्स में, डिसेंट के डिस्कोर्स में और गवर्नमेंट स्टेज पे टॉलरेंस में, कोर्ट्स में। और जब तक उस प्रॉब्लम को उस मसले का हल नहीं ढूंढा जाता तब तक शर्जील और उमर जैसे लोग जो हैं वो जेल जाते रहेंगे। और ये आखिरी जो बीमारी की आखिरी स्टेज है कि हम बुखार का इलाज करते हैं, तो वो बीमारी के आखिरी स्टेज पे आके हम कहते रहेंगे कि भाई ये लोग अंदर क्यों हैं, ये नहीं पूछेंगे कि क्या वो स्पेस हमने इनको दी थी कि ये नौबत ना आती। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और आज 6 साल होने पर हम सब लोग यहाँ बैठते हैं और कभी उमर के लिए, कभी शर्जील के लिए, कभी गुलफिशा बाहर आ चुके हैं, अभी गुलफिशा के लिए हम यहाँ से उनकी सॉलिडेरिटी की बात करते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए और हमारे जितने साथी हैं वो सब बाहर आने चाहिए। आज से पहले जब भी यहाँ पे कोई सॉलिडेरिटी का प्रोग्राम हुआ है तो अथर की अम्मी आती थी और वही अपनी बात रखती थी, लेकिन अथर की अम्मी की पिछले 8 महीनों से तबीयत ख़राब है और वो बेड रेस्ट पर है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं वही बात कहूँगा जो पिछले 6 सालों में मुझे महसूस हुई है और आज ये बात बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हमें इंसाफ अभी नहीं मिला है। हमारे लिए इंसाफ उस दिन पूरा होगा जिस दिन हमारा एक दोस्त, एक साथी जेल की सलाखों से बाहर होगा और दिल्ली दंगों के असली दोषियों को सज़ा मिलेगी। मुझे यकीन है एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। जिस तरह 84 कांड के ज़िम्मेदार रसूखदार लोग आज जेलों में हैं, उसी तरह हम भी वो दिन देखेंगे जब दिल्ली में दंगा भड़काने वाले लोग सलाखों के पीछे होंगे। फ़िलहाल जो अभी हमें मिला है वो देर से मिला हुआ अधूरा इंसाफ। 2 दिन पहले 26 जनवरी थी, 2-3 दिन पहले 26 जनवरी थी और वो दिन जब सन 1950 को हमारे मुल्क का संविधान लागू हुआ। हम इस दिन को पूरी खुशी के साथ मनाते हैं, लेकिन जब हम इस तरह की खबरें पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। कल मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि एक मुसलमान को 6 साल बाद टाटा कोर्ट ने बरी किया। पिछले 7-8 महीनों से हम खबरों में लगातार पढ़ रहे हैं बहुत सारे मुसलमान, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल बाद जेलों में रहने के बाद बरी होता है और जेलों से बाहर आता है। इससे ऐसा लगता है कि किस तरह देश के मुसलमानों को सत्ता में बैठे लोग अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए यूएपीए, टाटा, पोडा और दूसरे काले कानूनों में फंसाकर सालों साल जेलों में सड़ाते हैं और 5, 10, 15, 20 साल बाद वो जेलों से बाहर आते हैं। ये न्याय नहीं है। अब मैं बात करता हूँ अथर की। दिल्ली दंगों में फर्जी FIR 59, यूएपीए में 18 लोग अरेस्ट किए गए। जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया उन सब में अथर सबसे कम उम्र का था। जब उसे गिरफ़्तार किया गया वो महज 22 साल का था। ये वो उम्र होती है जब एक नौजवान पढ़ता लिखता है और अपने कल के लिए, अपने भविष्य के लिए सपने देखता है। लेकिन अथर को इतनी छोटी उम्र में यूएपी लगाकर जेल में डाल दिया गया सिर्फ इसलिए वो समाज के बारे में सोच रहा था, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोच रहा था और CA NRC जैसे काले कानूनों का विरोध कर रहा था। अगर मैं अपनी और अथर की फैमिली की बात करूं तो हम एक साधारण से परिवार से हैं। ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है हमारा, ना हम कोई सामाजिक रसूख रखते हैं और ना ही अथर किसी संगठन का हिस्सा था। मैं उसके मामू होने के नाते अथर को जितना जानता हूँ, वो आज के दौर का वो नौजवान है जो गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता था। यहाँ तक कि घर में भी जब पुराने रीति रिवाज के नाम पर जो बातें उसे गलत लगती थी तो वो उन पर भी सवाल करता था। इसी सोच का नतीजा ये हुआ कि गैर संवैधानिक CA NRC जैसे काले कानून को स्वीकार नहीं कर पाया और वो चांदबाग प्रोटेस्ट साइट का हिस्सा बना। उसके बाद सच्ची कहानी हम लोगों को मालूम है और झूठी कहानी सरकारी तंत्र के ज़रिए पूरी दुनिया को मालूम है। सच ये है, किसी भी विरोध प्रदर्शन का मतलब सरकार से सवाल करना होता है। लोकतंत्र के अंदर सरकार आंदोलन कर रहे लोगों से बात करती है, कभी नहीं करती, लेकिन इस आंदोलन के साथ ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने आंदोलन कर रहे लोगों से कोई बातचीत नहीं की। ये सरकार की हठधर्मी को दिखाता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 3 दिनों तक दंगे होते रहे। ना पुलिस आई, ना दंगों को रोकने की कोई गंभीर कोशिश की गई। मैंने पढ़ा और सुना है
कि पूर्व चीफ जस्टिस वी.आर. कृष्णा कहते थे, अगर दंगा 1-2 घंटे हो तो सीमित रहे तो वो दंगा होता है, लेकिन अगर वो घंटों या दिनों तक होता चलता रहे तो वो राज्य और सरकार की नाकामी होती है। मैं उससे एक कदम आगे बढ़कर कहूँगा कि दिल्ली में जो दंगा हुआ वो सरकार की नाकामी नहीं बल्कि मिलीभगत और साजिश थी, जैसे भी हर्षवर्धन साहब ने भी कहा था। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 3 दिनों तक मौत का नंगा नाच हुआ, उसमें 53 लोग मारे गए, 18 मस्जिदें और दरगाहें जलाई गईं, जबकि उसके उलट उस पूरे एरिया के, मैं उसी एरिया का रहने वाला हूँ, जितने मंदिर हैं मुस्लिम एरिया के अंदर वो बिल्कुल सेफ थे, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन 18 मस्जिदें और दरगाहें जलाई गई, वो सिर्फ मुसलमानों की थी। मारे गए 53 लोगों में 40 मुसलमान थे, और जुल्म की इंतहा तब हुई जब इन सब चीज़ों का इल्ज़ाम भी मुसलमानों पर डाल दिया गया, और सैकड़ों FIR हुई, हज़ारों मुस्लिम नौजवानों को जेल में ठूसा गया, और 18 लोगों पर UAPA लगाया। उसमें भी सितम यह है कि जिनमें 16 लोग मुसलमान थे। आज सत्ता का दबाव है, लेकिन सत्ता और ताकत फिरौन और रावण की भी नहीं रही। जब सत्ता बदलेगी और कानूनी दायरे के अंदर हम सब इन सब चीज़ों से लड़ा जाएगा। ये सवाल हम करते रहेंगे और ये सवाल होते रहेंगे। जिन 2 लोगों को 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिली, उनके अलावा भी अभी 5 साथी हमारे जेलों में हैं। इनमें से कुछ सेशन में हैं और कुछ लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, डरिए मत, सवाल करते रहिए, दुआ करते रहिए, लड़ते रहेंगे और इन सब लोगों से लड़ते रहेंगे। अभी अपूर्वा सर बैठे हुए हैं, और अपूर्वा सर ने एक बार क्या कहते हैं, एक इंटरव्यू में कहा था कि CNRC का जो विरोध प्रदर्शन था वो मुसलमानों का आज़ादी के बाद सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, वो विरोध प्रदर्शन मुसलमानों का आज़ादी के बाद बहुत बड़ा था, और वो इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वो पहला प्रदर्शन नहीं था। आगे भी चलते रहेंगे और ये आखिरी प्रदर्शन नहीं था।